गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे किंगडम मोनारा के कुछ और फीचर्स के बारे में। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे किंगडम मोनारा को हमने उन ऑर्गेनिजम्स के लिए रखा था जो बहुत छोटे होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिसमें हमने बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया था। बैक्टीरिया के जनरल फीचर्स के बारे में बात हम लोग इससे पहले सेशन में कर चुके हैं। यूजफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरियाज के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसमें यूजफुल बैक्टीरियाज में बेसिकली वो बैक्टीरियाज आते हैं जिनका यूज़ हम डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, जिनका यूज़ हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे दूध से दही जमाने के लिए, जैसे हमारे घरों में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जैसे सिरका बनाने के लिए, वाइन्स बनाने के लिए, या लेदर की टेनिंग करने के लिए अलग अलग तरीके से बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बैक्टीरियाज की कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे सबसे पहले डिजीजेस जो एनिमल्स में भी हो सकती हैं, जो ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती हैं और प्लांट्स में भी हो सकती हैं। इन सब चीज़ों का डिस्कशन हम इससे पहले सेशन में कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से जिनके जो हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है, दैट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो उस स्पॉइलिंग को हम होने से कैसे रोक सकते हैं, उसको प्रिजर्व फूड स्टफ को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ। हम लोगों ने बात की थी कि बैक्टीरिया की जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि एनारोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है, जिसकी वजह से खाना स्पॉइल हो जाता है। उस खाने को बचाने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास रेफ्रिजरेशन, एंड कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर्स के बारे में सभी जानते हैं। रेफ्रिजरेटर्स बेसिकली घर में यूज़ किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इनमें बहुत लो टेम्परेचर होता है। यहाँ पर लो टेम्परेचर पर जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हैं या बैक्टीरियाज जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव हो जाते हैं लो टेम्परेचर पर, और इनएक्टिव होने की वजह से वो जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि फर्मेंटेशन, उनको नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम फूड को स्पॉइल होने से बचा लेते हैं। स्पॉइलिंग ऑफ फूड को बचा पाते हैं। कोल्ड स्टोरेज में भी हम खाने को फूड स्टफ को स्टोर करने से पहले बहुत लो टेम्परेचर पर वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जहाँ पर रेफ्रिजरेटर्स या कोल्ड स्टोरेजेस या डीप फ्रिजेस जो होते हैं, उनमें खाने की चीज़ों को रखने से पहले तापमान को बहुत कम कर लिया जाता है और फूड स्टफ को वहाँ पर रख दिया जाता है, क्योंकि इस लो टेम्परेचर पर बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो थम जाती हैं, रुक जाती हैं, और बैक्टीरिया वो फर्मेंटेशन की एक्टिविटी को नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फूड को स्पॉइल होने से बचा लिया जाता है। अब इसी में नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किन्हीं भी खाने की चीज़ों में से वाटर कंटेंट को निकाल देना।
बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर नमी के कारण वो इजीली डिवाइड हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को जिनको हमको लंबे समय तक उनको स्टोरेज करनी होती है, उनमें से उनको हम डिहाइड्रेट कर देते हैं। डिहाइड्रेट करने का मतलब उसमें से जो वाटर कंटेंट है उसको सुखाकर ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे हम लोग पल्सेस को, सूखी सब्जियों को पुराने टाइम में खाने को स्टोर करने के लिए, सब्जियों को स्टोर करने के लिए, जैसे मेथी के पत्ते हैं इनको स्टोर करने के लिए, धनिया के पत्ते हैं, धनिया के बीज हैं, इनको स्टोर करने के लिए इनको सुखा लिया जाता है। इनमें से वाटर का जो कंटेंट है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और फिर उनको ड्राई कंडीशन में स्टोरेज कर लिया जाता है। जब उनको डिहाइड्रेट कर दिया जाता है तो उसमें वाटर कंटेंट नहीं रह जाता है, जहाँ पर बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकें और उनको आसानी से हम लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका इसका, यूज ऑफ एक्सेस सॉल्ट, यूज ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर। जब हम अचारों को बनाते हैं या हम जैम्स एंड जेलीज बनाते हैं तो वहाँ पर शुगर कंटेंट या फिर जो सॉल्ट का कंटेंट होता है उसकी मात्रा को ज़्यादा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इस कंटेंट में जब हम सेचुरेटेड सॉल्यूशंस में उनको रखते हैं तो वहाँ पर बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ इनएक्टिव हो जाती हैं और बैक्टीरियाज उसमें नहीं पनप पाते हैं। जैसे जैम्स एंड जेलीज को सिक्योर करने के लिए, अचारों को, मुरब्बों को सिक्योर करने के लिए उनमें नमक और शुगर की क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट है नंबर 4, दैट इज प्रिजर्वेटिव्स। कुछ प्रिजर्वेटिव्स जैसे बेंजोइक एसिड, जैसे सोडियम बेंजोएट, इनका यूज करके बहुत लंबे समय तक आप फूड स्टफ को स्टोरेज कर सकते हैं। तो जो कई बार मार्केट में देखा होगा, जो बने हुए फूड मटेरियल्स आते हैं उनको लंबे टिन्ड जो आते हैं उनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उनमें इस तरीके के प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि खाना स्पॉइल ना हो या उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ ना काम कर पाए। एंड लास्ट प्रोसेस इज स्टरलाइजेशन। Pasteurization. पैस्चराइजेशन उस टेक्निक को कहते हैं जो ज़्यादातर मिल्क को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में मिल्क प्रोडक्ट को या मिल्क को तकरीबन 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहले बॉईल किया जाता है, तकरीबन 15 मिनट्स के लिए, 15 सेकेंड्स के लिए बॉईल किया जाता है और उसके बाद डायरेक्टली उसको बहुत लो टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया जाता है। इस टेक्निक से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं और इनको टेट्रा पैकिंग में रख करके इनको स्टोर कर लिया जाता है, जिसकी वजह से हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं लंबे ड्यूरेशन तक। तो ये हो गए वो 5 टेक्निक्स, रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज के हेल्प से, या डिहाइड्रेशन के हेल्प से, एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर की हेल्प से, या प्रिजर्वेटिव्स की हेल्प से, या फिर पैस्चराइजेशन विधि से हम फूड मटेरियल्स को, फूड स्टफ्स को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, जहां पर बैक्टीरिया उसको स्पॉइल न कर सके। अब एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है स्टरलाइजेशन, निर्जमीकरण। निर्जमीकरण या फिर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइज करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जीवाणु मुक्त कर देना, बैक्टीरिया फ्री कर देना, निर्जमीकरण या फिर स्टरलाइजेशन कहलाता है। बेसिकली इस टेक्निक का यूज़ हम लोग सर्जरीज़ के लिए करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए करते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है
सर्जरी में यूज़ की जाती है और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है एसेप्टिक सर्जरी और दूसरा होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक सर्जरी, एसेप्टिक सर्जरी कंडीशंस में क्या होता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी जो मेडिकल सर्जरीज में यूज होने वाले अप्लायंसेस होते हैं, उनको ऑटोक्लेव करके या फिर प्रेशर कुकर्स में हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर उनको ऑटोक्लेव कर लिया जाता है और ऑटोक्लेव करने के बाद जब वो जीवाणु मुक्त हो जाते हैं, उनका यूज़ आप सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं। जितने भी क्लोथ्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, उन सबको ऑटोक्लेव करना या प्रेशर कुक करके हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर उसको मेंटेन करना, तभी एसेप्टिक सर्जरी के लिए उन अप्लायंसेस को यूज़ किया जा सकता है। जब वो बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं, फिर उनका यूज़ सर्जरी में किया जाता है। एंटीसेप्टिक सर्जरी जो होती है, इसका मतलब होता है जब कोई घाव या कोई भी ओपन वुंड जो होता है, उसको उसके ऊपर सेवलॉन, डिटॉल या इस टाइप के मटेरियल्स को हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे चीज़ों का यूज़ करके हम उसको बैक्टीरिया फ्री कर देते हैं, जिससे कि उसमें आगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। तो इस टाइप की सर्जरी को आप कहते हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी, जहाँ पर आप सेवलॉन, डिटॉल्स, H2O2 ऐसे सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं, जिससे कि घाव या ओपन जो चोट होती है उसको आसानी से बैक्टीरियल फ्री किया जा सके। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में हाई प्रेशर तकरीबन 110 to 120 डिग्री पर उसको हीट किया जाता है और प्रेशर होता है तकरीबन 15 पॉइंट्स का, और इसको तकरीबन 15 मिनट तक गर्म किया जाता है और सारी चीज़ों को ऑटोक्लेव में रख करके उनको स्टेरिलाइज कर लिया जाता है। तो ये हो गए स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक, ये हो गई बैक्टीरिया से फूड मटेरियल को बचा कर रखने की वो टेक्निक्स, जिनसे हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकें। यहाँ तक हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड ग्रुप, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। वर्ड आर्की मीन्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब ये आद्य जीव होते हैं, बहुत पुराने प्रकार के जीव हैं। वो बैक्टीरिया जो मोस्ट एंशिएंट टाइप के होते हैं, उनको हम आर्कीबैक्टीरिया के अंडर रखते हैं। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये बहुत हार्श कंडीशंस में रह सकते हैं, हार्श कंडीशंस को बेयर कर सकते हैं। हार्श कंडीशंस का मतलब ऐसे कंडीशंस जहां पर किसी भी नॉर्मल जीव का रह पाना बहुत मुश्किल होता हो। जैसे वो कंडीशंस हो सकते हैं सेलाइन, जहां पर सॉल्ट्स या सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो डिहाइड्रेशन होने की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हेलोफाइल्स में होता है। या फिर बहुत हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में जैसे।
हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं ये, जैसे थर्मोएसिडोफिल्स। या ये मार्श केसेस में भी रह सकते हैं, मार्शी एरियाज में भी, दलदली, जैसे मिथैनोजेंस। तो ये जो 3 नाम हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हैं, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफाइल्स या मिथैनोजेंस, ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया भी होते हैं। मीन्स ये हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, ये सलाइन हाई सॉल्ट कंटेंट एरियाज में रह सकते हैं, जैसे कि समुद्र के पास वाले इलाके जहाँ पर सॉल्ट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर में पाए जा सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में बहुत लो टेम्परेचर में पाए जा सकते हैं, जैसे कि बर्फ़ वाले इलाकों पर, बर्फ़ के पहाड़ों में, या फिर ये मार्शी एरियाज में पाए जा सकते हैं, दलदली एरियाज में भी आसानी से पाए जा सकते हैं। इनके इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से इनको लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। लिविंग फॉसिल्स, जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म का मतलब जो आज भी जिंदा है, लेकिन इनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आज से सदियों पुराने पाए जाने वाले जीवों में पाई जाती थी। देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल्स। अब इसके बाद हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, they are most primitive, organisms. बहुत आद्य प्रकार के या बहुत पुराने प्रकार के जीव होते हैं। नंबर 2, हार्श कंडीशंस में आसानी से रह सकते हैं, हार्श कंडीशंस को बेयर कर सकते हैं। बेसिकली इनमें जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है सेल वॉल में वो नहीं पाया जाता। पेप्टिडोग्लाइकन्स आर नॉट प्रेजेंट इन सेल वॉल। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ज्यादातर, लेकिन कभी कभी बैक्टीरियाज की तरह जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी पाया जाता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो केवल एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मेथड है जो इनमें प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इनमें यूनिसेल्युलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में, जिस तरीके के हार्श कंडीशंस में ये पाए जाते हैं, उनके बेसिस पर हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 हेलोफाइल्स, नंबर 2 थर्मोएसिडोफिल्स, and number 3 methanogens.
पहले हेलोफाइल्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत सॉल्टी वाटर में सॉल्टी मार्शेस में, ओशियन के बीचेस पर, ओशियन साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये सेलाइन वाटर में भी पाए जा सकते हैं, सेलाइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ऐसी कंडीशंस में रहने के लिए इनके अंदर कुछ बेसिक फीचर्स पाए जाते हैं। वो बेसिक फीचर है इनके अंदर पाया जाने वाला एक स्पेशल केमिकल दैट इज नोन एज हेलोरोडोप्सिन। हेलोरोडोप्सिन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये हेलोरोडोप्सिन क्लोराइड्स को सेल के अंदर पंप किए रहता है, जिसकी वजह से वाटर डिहाइड्रेशन नहीं होता, सेलुलर डिहाइड्रेशन नहीं होता सेल्स का, और वो इंटैक्ट बने रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हेलोस्पर्मम। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके अंदर स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हेलोबैक्टीरियोविरिडिन। हेलोबैक्टीरियोविरिडिन जो सनलाइट को ग्रेस्प करता है और एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इस जो हेलोफाइल्स होते हैं ये बेसिकली मार्शी एरियाज में, सॉल्टी वाटर्स में पाए जाते हैं, सेलाइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके की कंडीशन में जिंदा रहने के लिए इनके पास कुछ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होते हैं, लाइक हेलोरोडोप्सिन, जो कि क्लोराइड्स को पंप करते रहते हैं सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेलुलर डिहाइड्रेशन नहीं होने पाता है। और हेलोस्पर्मम जैसे कुछ बैक्टीरियाज जिनके अंदर हेलोबैक्टीरियोविरिडिन नाम के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो सनलाइट को ट्रैप करके एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं थर्मो एसिडोफिल्स के बारे में। ये जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं ये हाई टेम्परेचर एंड लो एसिडिक पीएच, लो पीएच पर आसानी से रह सकते हैं। मींस एसिडिक पीएच में भी जिंदा रह सकते हैं। इनको हॉट स्प्रिंग्स पे देखा गया, यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे कुछ लेक्स हैं जिनमें सेलाइन वाटर पाया जाता है, जैसे ग्रेट लेक या डेड सी। हॉट स्प्रिंग्स पे देखा गया इनको, और जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और पीएच जो होता है वो 2 से भी कम होता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरियाज रह सकते हैं उनको आप थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। इसके बाद मिथेनोजेंस होते हैं, ये ज़्यादातर एनिमल्स के गट्स में पाए जाते हैं, ruminants like cow, sheep, buffaloes, etc. रुमिनेंट्स कहते हैं जुगाली करने वाले, जो कंटिन्यूस जुगाली करते रहते हैं, ऐसे एनिमल्स के गट्स में प्रेजेंट होते हैं ये। वहाँ गट में क्योंकि ये सेलुलोज खाती हैं,
हरे पेड़ पौधों को खाते रहते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए और उनके जो डंग होता है उसमें ये मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं। उनके डंग से ये मार्श गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, मार्श गैसेस बनाते हैं, और इसीलिए इनको हम मिथानोजेंस कहते हैं। इनका बेसिक यूज बायोगैस प्लांट्स में किया जाता है। बायोगैस प्लांट में किया जाता है जहां पर ये बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं। तो आर्किबैक्टीरिया के टाइप्स हमने बात कर लिया। हेलोफाइल्स के बारे में, जो सॉल्टी एरियाज में, सेलाइन एरियाज में रह सकते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स जो हाई टेम्परेचर एंड लोअर पीएच पर पाए जा सकते हैं। और मिथानोजेंस जो कि मार्श गैसेस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम मिथानोजेंस कहते हैं। अब हम आर्किबैक्टीरिया के यूजेस के बारे में बात करते हैं कि इनका यूज क्या है। तो यूजेस ऑफ आर्किबैक्टीरिया, यूजेस ऑफ आर्किबैक्टीरिया, अच्छा ये थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं, इनके लिए हम एक इक्वेशन याद रखते हैं, ट्वाइस H प्लस ट्वाइस S प्लस ट्वाइस H2O प्लस O3। ये H2O और सल्फर का ऑक्सीडाइजेशन करते हैं O2, थ्राइस O2 क्या बनाते हैं, ट्वाइस H2SO4 प्लस एनर्जी। तो ये सल्फर को यूज करके हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करते हैं और H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं। आर्किबैक्टीरियाज के बारे में बात करें, इनके यूजेस के बारे में बात करें, तो सबसे पहली बात, इनका यूज है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जितना भी बायोटेक्नोलॉजी में यूजेस हो रहा है वहाँ पर आर्किबैक्टीरिया की हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करने में, उनको एक्सपेरिमेंट करने में हेल्प मिलता है। इसलिए इनका बेसिक इम्पोर्टेंस जो है वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में है। नंबर 2, दे आर यूज्ड इन generation of बायोगैस। बायोगैस इनसे बनाई जाती है, लेकिन ये बायोगैस जो होती है ये एक पॉल्यूटेंट होती है। लेकिन इसका यूज एज अ डोमेस्टिक गैस के रूप में भी किया जाता है। इनमें थर्मो एसिडोफिल्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 4, they are used as bioreflectors, and finally last they are used for restriction enzyme, restriction enzymes, जो कि बैक्टीरियाज में पाई जाने वाली स्पेशल एक्टिविटी, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फॉर्मेशन करना, वो इनमें पाई जाती है। तो ये कुछ यूजेस हैं आर्किबैक्टीरिया के, जैसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इनका यूज़ होना, बायोगैस के जनरेशन में इनका यूज़ होना, थर्मोएसिडोफिल्स एंजाइम्स का, क्योंकि हमको मालूम है थर्मोएसिडोफिल्स एंजाइम्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर और लो पीएच पर रह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता,
और पेप्टिडोग्लाइकन न प्रेजेंट होने की वजह से एक तो ये हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं और दूसरी चीज़ इनमें कुछ स्पेशल थर्मोएसिडोफिल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इनको हाई टेम्परेचर पर रहने के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद बायो रिफ्लेक्टर्स की तरह इनको यूज़ किया जा सकता है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इनमें पाए जाते हैं, इसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमने बात कर ली आर्कीबैक्टीरियाज के बारे में। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप ऑफ किंगडम मोनेरा, दैट इज साइनोबैक्टीरियाज। थैंक यू।